2019 वो साल जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था और इसके पीछे था पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट। आइए अब उन तीनों आतंकियों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने पहलगाम को निशाना बनाया। अटारी वाघा बॉर्डर पार करके स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान, वहां उसे लश्कर तैयबा ने अपने कैंप में ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर अंदर लश्कर तैयबा का एक कैंप था। यही आदिल ठोकर को आतंकी बनाया गया। दौराए सूखा, दौराए आम और फिर दौराए खास, ये थी वो ट्रेनिंग जिसने उसे एक खूंखार आतंकी में बदल दिया। और दोस्तों जय हिंद। कश्मीर वो जन्नत जहां हवाएं सुकून की सैर कराती हैं और वादियां खामोशी की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन इस जन्नत ने बार बार खून की होली रेखी। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब पहलगाम की वायसेरन वैली में शांति को आतंक की चीखों ने चीर डाला। ये कोई आम हमला नहीं था दोस्तों, ये थी एक ऐसी साजिश जिसने भारत के दिल पर खंजर चलाने की कोशिश की। पहलगाम हमले में जिन हाथों ने उस दिन बंदूकें चलाईं वो आज 28 मई 2025 तक जिंदा घूम रहे हैं। हासिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर ये वो खूंखार आतंकी थे जिन्होंने वायसेरन वैली को खून से रंग दिया। और चौंकाने वाली बात है कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड है हासिम मूसा पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो निकला। जी हाँ, पाकिस्तान की फौज का एक जवान जिसे लश्कर तैयबा को सौंपा गया था। और ये बात कैसे सामने आई? हमले के आखिरी पलों में इन आतंकियों ने डेड बॉडीज के साथ सेल्फियां ली, जीपी कैमरों में वीडियोस रिकॉर्ड किए, एक शख्स को पकड़ा और उससे फिलिस्तीन के बारे में बोलने को कहा। जैसे ही उसने बोला इनकी साजिश का काला सच खुल गया। ये साजिश सिर्फ बंदूकों की नहीं थी। पहले इनका प्लान था जबरान वैली के किसी लग्जरी होटल पर हमला करने का, लेकिन जब सिक्योरिटी टाइट हुई तो इन्होंने अपना टारगेट बदल दिया। पहलगाम की वायसेरन वैली, और ये कोई अंधा हमला नहीं था, इसके पीछे थी हाईटेक प्लानिंग। हमले से पहले पहलगाम की सैटेलाइट इमेज की डिमांड अचानक डबल हो जाती। ये नॉर्मल नहीं था। यूएस की मैक्सा टेक्नोलॉजी से ये इमेज खरीदी गई और खरीदने वाली थी पाकिस्तान की एक कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटेलिजेंस यानी बीएसआई। लेकिन हमले के बाद जैसे ही ओजीडब्ल्यू आतंकियों से पुलिसिया पूछताछ होती है, लाइन बाय लाइन सब कुछ सामने आ जाता है और फिर मैक्सा टेक्नोलॉजी ने बीएसआई के साथ अपनी पार्टनरशिप तुरंत तोड़ देती है। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी। 3 तरफ से ग्राउंड को चोक करके भीड़ को मैगी स्टॉल की तरफ भेजा गया। आतंकियों ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम कश्मीर में डेविसाइल इशू करोगे, लेकिन भारत ने चुप रहना नहीं चुना। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मनों को बता दिया हमारा हौसला अटल है, हमारा जवाब तैयार है। एक ऐसी दास्तान जो दर्द, गुस्सा और उम्मीद से भरी है। पहलगाम हमला सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये था भारत की एकता पर हमला। और ये है उस जंग की कहानी जिसमें भारत ने हर चुनौती को ललकारा है। कश्मीर की वादियाँ वो जगह जहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीरें उकेरी हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और ठंडी हवाएं। लेकिन ये जन्नत बार बार खून की होली का गवाह बनी है। 22 अप्रैल 2025 वो दिन जब पहलगाम की वायसेरन वैली में क्रांति चीखों में बदल जाती है। वो दिन जब आतंक ने इस खूबसूरत धरती को लाल रंग से रंग दिया। लेकिन ये कहानी उस एक दिन की नहीं है, ये कहानी सालों की साजिश, नफरत और छल की है। पहलगाम हमला कोई अचानक कोई घटना नहीं थी। इसके पीछे थी एक गहरी साजिश जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। हासिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर ये 3 नाम हैं जिन्होंने उस दिन बंदूकें उठाईं। लेकिन इनके पीछे थी एक ऐसी ताकत जो सालों से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर रही है। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 2019 वो साल जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कश्मीर को भारत के और करीब ला दिया, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया। उनकी वो सियासत जो कश्मीर के नाम पर चल रही थी अब खतरे में थी। और फिर उसी साल एक नया आतंकी संगठन पैदा हुआ, द रेसिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। टीआरएफ ये कोई नया संगठन नहीं था, ये था लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद का नया चेहरा। नाम बदला लेकिन मकसद वही था, कश्मीर में अशांति फैलाना, टूरिस्टों को निशाना बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। भारत के गृह मंत्रालय ने 2023 में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन तब तक ये संगठन अपनी जड़ें जमा चुका था और इसके पीछे था पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट। आइए उन तीनों आतंकियों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने पहलगाम को निशाना बनाया। पहला था हासिम मूसा उर्फ सुलेमान। ये कोई आम आतंकी नहीं था, ये था पाकिस्तान आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो। जी हाँ, एक ऐसा जवान जिसे पाकिस्तान की फौज ने लश्कर तैयबा को लोन पर दिया था। अब इसका मतलब साफ था, वो भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देगा और पीछे से पाकिस्तान आर्मी उसका सपोर्ट करेगी। दूसरा था अली भाई उर्फ तलहा भाई। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये भी लश्कर तैयबा का हिस्सा था। और तीसरा था आदिल ठोकर, अनंतनाग के गुरगांव का रहने वाला एक ऐसा लड़का जो कभी शाह
हमदान पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। 2018 तक वो एक आम टीचर था, लेकिन फिर उसने रास्ता बदल लिया। उसने अपने परिवार से झूठ बोला कि उसे एग्ज़ाम देना है, लेकिन वो कहाँ गया? अटारी वाघा बॉर्डर पार करके स्टूडेंट वीज़ा पर पाकिस्तान। वहाँ उसे लश्कर तैयबा ने अपने कैंप में ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर अंदर लश्कर तैयबा का एक कैंप था। यही आदिल ठोकर को आतंकी बनाया गया। दौराए सूफा, दौराए आम और फिर दौराए खास, ये थी वो ट्रेनिंग जिसने उसे एक खूंखार आतंकी में बदल दिया। और यही वो जगह थी जहां पहलगाम हमले की साजिश की नींव रखी गई। वापस उस साजिश पर आते हैं। टीआरएफ का गठन सिर्फ एक शुरुआत थी, इसके पीछे थी पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी की गहरी साजिश। यूनाइटेड नेशन की 2024 की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को 125 से 250 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, हथियार, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजी भी दी गई। पहलगाम हमला कोई रातों रात की साजिश नहीं थी, ये था एक ऐसा जाल जो सालों की मेहनत, तकनीकी और छल से बुना गया था। हासिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर, ये तीनों कश्मीर में थे, लेकिन उनके पास था एक ऐसा नेटवर्क जो सीमाओं को पार करता था, और इस नेटवर्क का केंद्र था पाकिस्तान। 2023 में जब टीआरएफ ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तब शुरू हुई पहलगाम हमले की असली प्लानिंग। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल था टेक्नोलॉजी का। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, अल्ट्रासेट्स और एल्पा वाइन क्वेट्स जैसे ऐप्स थे। ये वो हथियार थे जो बंदूकों से भी ज़्यादा खतरनाक थे। फरवरी 2025 में कुछ अजीब हुआ। यूएस की सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी के पास पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन इमेज की डिमांड अचानक डबल हो गई। अब सवाल यह है कि पहलगाम जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ ऐसी इमेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जवाब था कि हमले की प्लानिंग करना। इन इमेज को एक पाकिस्तानी कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटेलिजेंस BSI ने खरीदा था, और इस कंपनी का फाउंडर उबैदुल्ला सैयद पहले ही यूएस में फ्रॉड के लिए सजा पा चुका है। लेकिन सैटेलाइट इमेज अकेले काफ़ी नहीं थी। आतंकियों ने कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासेट्स का इस्तेमाल किया, और ये थे चाइना की कंपनी हुआई के स्मार्टफोन जिनमें सैटेलाइट एंटीना था। इन फोन से वो चाइना के तियांगटोन 1 सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ते थे। भारतीय सिस्टम इनके सिग्नल को पकड़ नहीं पाया, और नेविगेशन के लिए इन्होंने एल्पाइन क्वेस्ट ऐप का ऑफलाइन वर्जन यूज़ किया, जिसने सैटेलाइट इमेज जिसमें लोड की गई थी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर ने कश्मीर के जंगलों से अपनी जगह बनाई। वो इस्तवार के घने जंगलों में छुपे हैं, और वहाँ से उन्होंने रेकी शुरू कर दी। पहले उनका टारगेट था जबरन वैली के लग्जरी होटल में कुछ करने का, लेकिन जब सिक्योरिटी टाइट हुई तो उन्होंने लोकेशन ही बदल दी, वायसेरन वैली कर दी। वायसेरन वैली को क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ सिक्योरिटीज़ नहीं थी, जंगल चारों तरफ थे और भागना आसान था। और फिर 21 अप्रैल की रात आतंकी अपनी पोजीशन लेने लगे वहाँ पे, और 22 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे वायसेरन वैली में टूरिस्टों की भीड़ जुड़ जाती है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग तब इन मिनी स्विट्जरलैंड की खूबसूरती में खो जाते हैं। कोई जिप लाइनिंग कर रहा था, कोई फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मौत उनके बहुत करीब है। दोपहर 1:45 पे आदिल ठोकर कश्मीरी फेरन पहनकर मैदान में घुसते हैं। उसने अपनी M4 राइफल निकाली और हवा में फायरिंग शुरू की। लोग डर के मारे चीखने लगे। वो मुख्य गेट की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पहले से ही मूसा और अली भाई तैयार थे। उन्होंने भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों ने लोगों को लाइन में खड़ा किया, उनसे उनका धर्म पूछा, कुछ को कलमा पढ़ने को कहा और कुछ को फिलिस्तीन पर बोलने को कहा। जो उनके हिसाब से जवाब नहीं दे पाया, उसे क्लोज रेंज से गोली मार दी। 26 लोग मारे गए, उनके साथ सेल्फियां भी ली गई। जीपी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। 20 से 25 मिनट तक ये खौफनाक खेल चलता रहा। फिर आतंकी जंगलों में भाग गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2:30 पर पुलिस को खबर मिलती है, लेकिन वायसेरन वैली तक पहुंचने में समय लग जाता है। तब तक स्थानीय लोग जैसे अब्दुल साहिद और रईस अहमद भट्ट मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब पहलगाम हमले ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन भारत चुप नहीं रहा। 6-7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और सटीक निदेशिक बमों को लगाकर और जोश के साथ कैंप को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने पहले इन हमलों को झूठ कहा, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा कि 24 ठिकाने नष्ट हुए हैं। करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। भारत ने साफ कर दिया, आतंकवाद के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। आज भी मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर जंगलों में छुपे हैं। भारतीय फोर्सेस उन्हें ढूंढ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कश्मीर की शांति फिर लौटेगी। भारत ने हर चुनौती का जवाब दिया है और आगे भी देगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।